जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 143 भारत में राज्य राजनीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग पीवाईक्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने आपके बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को गैस पेपर में कवर कर दिया है। अगर आप लोग गैस पेपर जो हम क्लास में कर रहे हैं उसको आप लोग कंप्लीटली अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में 80 से 90% जो है पेपर अपना सॉल्व कर पाएंगे। तो यानी कि आपको 90% जो मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपको गैस पेपर को परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है वहां से परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustan.knowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार हमारी वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है सर्च कोड पर। यहां पर जाएंगे और आपके जो भी पेपर कोड्स हैं वहां पर टाइप करेंगे। तो बीपीएसई 143 जैसे आप टाइप करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलनों की चर्चा कीजिए। यानी उत्तर पूर्व भारत मतलब भारत का नक्शा देखिए एक बार। यहां पर भारत का नक्शा इस तरह होता है और यहां पर ऐसे आके इस तरह और इसके बाद यहां से होते हुए इस तरह रहता है। तो उत्तर पूर्व में जो इधर राज्य आते हैं वो सब उत्तर पूर्व में आते हैं। जैसे आपका हो गया त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब क्या है, ये सब उत्तर पूर्व में आते हैं। कहाँ आते हैं? उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर आंदोलन क्यों हुए, कौन कौन से कारण थे, उसके परिणाम क्या हुए, वो सारी चीजें हम लोग इस उत्तर में देखेंगे। तो उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलनों की चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आंदोलन इस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान से गहराई से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये आंदोलन इसीलिए हुए थे क्योंकि वो लोग अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को बनाना चाहते थे। उत्तर पूर्व भारत में प्रमुख रूप से असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। यह क्षेत्र विभिन्न जनजातियों का निवास स्थान है और यहाँ की जनजातियां अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और भाषा के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और ये जो क्षेत्र हैं किस लिए जाने जाते हैं? ये अपनी जो है सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाने जाते हैं और उनकी भाषा के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर क्या रहती है? जनजातियां रहती हैं। अब बात करते हैं इसके आदिवासी आंदोलन के क्या कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण था पहचान और संस्कृति की रक्षा। यानी कि वो अपने जो है पहचान और संस्कृति को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन किए थे। तो आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा के लिए आंदोलन में शामिल हुए थे। राजनीतिक स्वायत्तता की मांग मतलब कि वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे। यानी कि भारत में वो लोग क्या मिलना नहीं चाहते, वो कहते थे कि हम अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग राष्ट्र बनाएंगे। कई जनजातियां अपने लिए अलग राज्य, स्वायत्त परिषद या स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करती थीं। इसके बाद भूमि अधिकार तो बाहरी लोगों के बसने और जमीन हथियाने के खिलाफ आदिवासी समुदायों ने आंदोलन चलाए। इसके बाद आर्थिक पिछड़ापन और शोषण, तो क्षेत्रीय विकास में पिछड़ेपन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के कारण भी आंदोलन हुए थे। तो ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण जो है आदिवासी आंदोलन हुए थे। अब देख लेते प्रमुख आदिवासी आंदोलन कौन कौन से थे, जिसमें पहला आंदोलन था नागा आंदोलन। तो नागा आंदोलन था वो कहाँ हुआ था? नागालैंड में हुआ था। तो नागालैंड के नागा समुदाय ने स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी अलग राष्ट्र की मांग की। 1947 में नागा नेशनल काउंसिल यानी कि एनएनसी ने भारत से अलग होने की मांग की। बाद में 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन बना, जो सशस्त्र संघर्ष में शामिल हुआ। लेकिन हालांकि हाल के वर्षों में भारत सरकार और जो है नागा समूह के बीच शांति वार्ता हुई है।
यानी कि जो नागा आंदोलन था और यहाँ पर जो नागा नेशनल काउंसिल थी, वो हमेशा ही भारत से अलग होने की मांग करती रही है। इसके बाद हम मिजो आंदोलन जो मिजोरम में हुआ था, तो 1960 के दशक में मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ ने अलग मिजो राष्ट्र की मांग की और 1966 में एनएफ ने सशस्त्र विद्रोह किया। लेकिन 1986 में भारत सरकार ने और एमएनएफ के बीच मिजो समझौता हुआ और 1987 में मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। इसके बाद बोडो आंदोलन जो असम में हुआ था, तो असम के बोडो जनजातीय समूह ने अपने अलग बोडोलैंड राज्य की मांग की। 1980 के दशक में यह आंदोलन तेज हुआ। कई समझौते के बाद जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी कि बीटीआर की स्थापना हो गई। इसके बाद त्रिपुरा में आदिवासी आंदोलन हुआ। तो त्रिपुरा में बंगाली शरणार्थियों के आने से आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए। इस असंतोष के कारण त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स जैसे संगठन बने जिन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। यानी क्या हुआ, पश्चिम बंगाल से जो शरणार्थी आए जिसके कारण जो आदिवासी थे वो कैसे हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक हुए उनके इससे क्या हुआ, इससे उसमें असंतोष जागृत हुआ और इसके कारण जो है आंदोलन हुए थे। इसके बाद मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया जनजातियां, तो इन जनजातियों ने अपने सांस्कृतिक पहचान को बचाने और स्वायत्तता की मांग के लिए आंदोलन किया। इसके परिणाम स्वरूप मेघालय को 1972 में एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया था। इसके बाद यहाँ पर हम देखिए क्या देखे, हमने प्रमुख आंदोलन देखे आदिवासी, उसके कारण क्या थे। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लेके अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलन ने क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक संरचना को बहुत प्रभावित किया। इन आंदोलनों ने आदिवासियों को अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के लिए जागरूक किया। हालांकि कुछ आंदोलन हिंसक भी रहे, लेकिन कई मामलों में शांति समझौते के जरिए समाधान भी निकाले गए। सरकार और समाज को मिलकर इस क्षेत्र के विकास और शांति के निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर अधिकतर जनजातियां रहती, तो वहां पर जो है शिक्षा का अभाव है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां के वो लोगों को शिक्षित करे, जिससे वो लोग अपने जो है रोजगार का सृजन कर सकें और उसमें जो असंतोष की भावना है उनमें कम हो सके। क्योंकि असंतोष के कारण ही वो लोग क्या करते हैं, अलग राज्य की मांग करते हैं, अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। तो अगर हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे तो वो हमारे साथ जो है भारत देश में रहना चाहेंगे और आंदोलन कम करेंगे। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग उन पर ज्यादा ध्यान दें। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हम लोग इस क्लास की जो पीडीएफ है वो शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है इस क्लास की पीडीएफ को देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। तो यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। तो भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के लिए कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण जिम्मेदार हैं। ये आंदोलन आमतौर पर देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले विशेष समूहों द्वारा चलाए जाते रहे हैं, जो अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति या क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए अधिक स्वायत्त मतलब की स्वतंत्रता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जो जो भी निर्णय है वो स्वयं लें, या फिर कभी कभी अलग राज्य की मांग करते हैं। तो यहाँ पर उप क्षेत्रीय आंदोलन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक थे। अब उप क्षेत्रीय आंदोलन का मतलब क्या है, कोई समाज या फिर कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, सांस्कृतिक कारण जिम्मेदार है। ये आंदोलन जो होते आमतौर पर जो है देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कोई विशेष समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं। कोई छोटा समुदाय या फिर कोई विशेष समुदाय है जिसके द्वारा ये आंदोलन चलाए जाते हैं और वो मांग करते हैं कि वे अपनी पहचान, भाषा या संस्कृति या क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए अधिक स्वायत्त, यानी कि वो उसके लिए अपनी भाषा, संस्कृति या क्षेत्रीय हितों के लिए स्वयं निर्णय ले सकें। देखिए, अधिक स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वातंत्र, यानी कि उनको और अधिक स्वतंत्रता चाहिए जिससे वो अपनी भाषा, पहचान और संस्कृति को बचा सकें। या फिर कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, अलग राज्यों की मांग करते हैं। जैसे ये उप क्षेत्रीय में आप ऊपर देख सकते हैं जो राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, ये जो है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब क्या उप राज्य हैं। इसके बाद सांस्कृतिक और भाषाई पहचान किस लिए आंदोलन करते हैं, वो अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान बचाने के लिए। तो भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। कई क्षेत्रों में लोग अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति खतरे में है या उन्हें पहचान नहीं मिल रही, तो वे आंदोलन शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए
तेलुगु भाषी लोगों ने मद्रास राज्य से अलग आंध्र प्रदेश की मांग की। इस तरह गोरखा समुदाय ने गोरखालैंड के लिए आंदोलन किया। यानी कि जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने क्या किया, मद्रास राज्य से क्या किया था, अलग आंध्र प्रदेश राज्य की बात की थी। तो उनका जो है अलग राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश। इसके बाद आर्थिक पिछड़ापन और विकास की असमानता, यानी कि वहां पर आर्थिक पिछड़ापन और विकास भी कम होता है, तब भी लोग आंदोलन करते हैं। तो भारत के कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित हुए जबकि कुछ क्षेत्र विकास से वंचित रह गए। तो जिन क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी रही, वहां के लोग महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और वे स्वायत्तता की मांग करने लगते हैं ताकि वे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें। विदर्भ में अगर हम लोग देखें, बुंदेलखंड और झारखंड जैसे क्षेत्र लंबे समय तक आर्थिक रूप से पिछड़े रहे, जिससे वहां अलग राज्य या स्वायत्तता की मांग उठी थी। इसके बाद राजनीतिक उपेक्षा और प्रशासनिक असंतोष। जब लोगों को लगता है कि उनकी राजनीतिक आवाज नहीं सुनी जा रही है या फिर प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व कम है, तो वे स्वायत्तता की मांग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि स्वशासन के जरिए वे अपने मुद्दों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। यानी कि उनको क्या होता है, उनको संसद में कम सीटें मिलती हैं या फिर उनका प्रतिनिधित्व कम होता है। और प्रशासनिक असंतोष का मतलब है उनका जो है काम प्रशासन की तरफ से जल्दी नहीं होता है, प्रशासन के द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके कारण भी आंदोलन होते हैं। जैसे बोडो समुदाय ने अपने लिए बोडोलैंड की मांग इसी के कारण रखी थी। इसके बाद आबादी में बाहरी लोगों की वृद्धि, मतलब कि डेमोग्राफिक बदलाव। जब किसी क्षेत्र में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ जाती है और स्थानीय लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं, तो स्थानीय समुदाय असुरक्षित महसूस करता है। वे अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं। अब मान लीजिए कोई जगह थी, कोई गांव था, वहां पर दूसरे गांव के लोग जो है ज्यादा संख्या में आ गए, तो अब इन गांव को लगेगा कि यहाँ पर जो है इस गांव में मेरा अधिकार कम हो जाएगा और जो अधिक संख्या में है उनका जो है अधिकार ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए भी उन्होंने आंदोलन की, यानी कि स्वायत्तता की मांग करने लगते हैं। त्रिपुरा में आदिवासियों ने बंगाली शरणार्थियों के आने के बाद अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार। तो कुछ समुदाय अपने क्षेत्र के जंगल जमीन और जल जंगल जमीन पर नियंत्रण चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बाहरी लोग उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और वे खुद उससे वंचित हैं। उदाहरण के झारखंड आंदोलन इसी मांग के इर्द गिर्द केंद्रित था। अब हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष। तो यहाँ पर हमने सभी कारण देख लिए हैं। कौन कौन से कारण जिसके कारण जो है यहाँ पर उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन हुए थे। तो सांस्कृतिक और भाषाई पहचान, आर्थिक पिछड़ापन और विकास की असमानता, राजनीतिक उपेक्षा और प्रशासनिक असंतोष, आबादी में बाहरी लोगों की वृद्धि या फिर डेमोग्राफिक बदलाव। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों के पीछे मूल भावना यही रही है कि लोग अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा और संसाधनों की रक्षा करना चाहते हैं। हालांकि कुछ आंदोलन हिंसक भी हुए, परंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक उपायों के जरिए कई समस्याओं का समाधान भी किया गया है। सरकार को चाहिए कि वह क्षेत्रीय असंतोष को समय पर समझे और विकास और संवाद के माध्यम से जो है शांति बनाए रखे। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो क्षेत्रीय असंतोष को समय पर समझे और विकास और संवाद के माध्यम से जो है विभिन्न राज्यों में शांति बनाए रखे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में भाषाई समूह की राजनीति का परीक्षण कीजिए। यानी भाषाई समूह की राजनीति क्या होती है? तो भाषा एक बहुभाषी देश है, यानी कि भारत जो है एक बहुभाषी देश है जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यह भाषा न सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है। यानी कि जो भाषा है सिर्फ संप्रेषण मतलब कि बात करने का माध्यम नहीं, बल्कि ये क्या है, ये एक संस्कृति भी है। क्या है? एक संस्कृति भी है। इसलिए भारत में भाषाई समूहों की राजनीति का विशेष महत्व रहा है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक भाषाई आधार पर कई राजनीतिक आंदोलन, पार्टी और नीतियों का निर्माण हुआ है। पहला है भाषा और पहचान की राजनीति। तो भारत में भाषा को पहचान का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। जब किसी समूह को लगता है कि उनकी भाषा को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है तो वे आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये राजनीति भाषा की सुरक्षा, प्रचार प्रसार और अधिकार के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी समूह को लगता है कि उनकी भाषा को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो सम्मान के लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं। और यह जो है राजनीति भाषा की सुरक्षा, प्रचार प्रसार और अधिकार के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे 1950 के दशक में
तेलुगु भाषी लोगों ने मद्रास राज्य से अलग होकर आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। यह भाषाई पहचान का पहला बड़ा आंदोलन था। इसके बाद कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। सबसे पहले किसका हुआ था भाषाई आधार पर? वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। और किससे अलग हुआ था? ये हुआ था मद्रास राज्य से। इसके बाद है राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसमें राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर तय किया गया। इससे भाषाई समूहों को अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार शासन करने का अवसर मिला। जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, ये सब क्या है? भाषा के आधार पर गठित हुए। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और कर्नाटक में कन्नड़। इसके बाद राजनीतिक दलों का भाषाई आधार। तो भारत में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है भाषाई पहचान को आधार बनाकर बने हैं। ये दल अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो डीएमके और एआईएडीएमके जो तमिलनाडु में है, तमिल भाषा और संस्कृति के संरक्षण का प्रमुख मुद्दा बनाते हैं। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र की है, वो मराठी अस्मिता की बात करती है। और इसके बाद टीडीपी है जो आंध्र प्रदेश के तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनी है। ये जो पार्टियां बनी है सब भाषा के आधार पर बनी है। इसके बाद हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषी राजनीति। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन कई गैर हिंदी भाषी राज्य हिंदी के वर्चस्व का विरोध करते हैं। वे महसूस करते हैं कि केंद्र सरकार हिंदी थोप रही है, जिससे उनकी भाषा को खतरा है। यानी कि जो अलग राज्य जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वो क्या करते हैं? हिंदी का जो है वर्चस्व का विरोध करते हैं। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनने देते? क्योंकि उनको लगता है कि सरकार हिंदी उन पर थोप रही है और उनकी जो भाषा है उसका वहां पर जो है उनकी भाषा को वहां पर खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी भाषा को खतरा है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? हिंदी का हमेशा विरोध करते हैं। जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन बहुत जोरदार रहे। 1965 में जब हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने की कोशिश हुई तो वहां हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। इसके बाद भाषा और शिक्षा नीति। तो कई भाषाई समय यह मांग करते हैं कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में उनकी भाषा को पढ़ाया जाए। इससे भाषा संरक्षण के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी जुड़ती है। तो यहाँ पर हमने देख लिए कि जो है भारत में भाषाई समूह की राजनीति कैसे होती है। तो भाषा और पहचान की राजनीति, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, राजनीतिक दलों का भाषाई आधार, इसके बाद हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषी राजनीति, भाषा और शिक्षा नीति। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में भाषाई समूह की राजनीति भाषा को केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि आत्मसम्मान, अधिकार और पहचान से जोड़कर देती है। हालांकि यह राजनीति कई बार क्षेत्रीय विभाजन को बढ़ावा देती है, लेकिन दूसरी ओर यह भारतीय लोकतंत्र की विविधता और बहुलता को भी दर्शाती है। सरकार को संतुलन बनाए रखते हुए सभी भाषाओं को समान अवसर देना चाहिए ताकि देश की एकता और विविधता दोनों बनी रहे। भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की योजना का परीक्षण कीजिए। यानी कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच जो सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, यहाँ पर वो सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो भारत एक संघात्मक गणराज्य है, लेकिन इसकी संघीय व्यवस्था कुछ विशेषताओं में अद्वितीय है। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। भारत का संविधान यह तय करता है कि किन क्षेत्रों में केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किन क्षेत्रों में जो है राज्य सरकार कार्य करेगी। तो यहाँ पर एक भारत एक क्या है? संघात्मक गणराज्य है। और यहाँ पर जो है केंद्र और राज्य दोनों के अपने 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 अधिकार और कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। यानी कि कब केंद्र सरकार कानून बनाएगी और कब जो है राज्य सरकारें कानून बनाएगी। ये जो सभी कानून है वो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। अब सबसे पहले देख लेते हैं संवैधानिक इसका प्रावधान क्या है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा अनुच्छेद 245 से 255 और 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। इसमें वे विषय हैं जिन पर केवल संसद यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, रेल, डाक आदि शामिल है। इसमें लगभग 100 विषय होते हैं। इसके बाद है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। इसमें वे विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, जल आपूर्ति, कृषि आदि। इसमें लगभग 60 विषय होते हैं। इसके बाद है समवर्ती सूची। इसमें वे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन विभाग, दिवाला कानून आदि। लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा।
यहाँ पर याद रखें, लिंग की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में सिर्फ जो है राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन अगर दोनों में टकराव होता है तो केंद्र का जो कानून है वही मान्य होगा। इसके बाद देखते हैं वित्तीय बंटवारा इसमें कैसे होता है। तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कर लगाने और राजस्व वसूलने के अलग अलग अधिकार हैं। इसके लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान है जो हर 5 साल में राज्यों को वित्तीय सहायता का बंटवारा तय करता है। हालांकि केंद्र के पास अधिक कर लगाने के अधिकार हैं, इसलिए वह वित्तीय रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, सबको केंद्र यानी कर लगाने के सबके अलग अलग प्रावधान है। केंद्र सरकार अलग कर लगाएगी और जो है राज्य सरकार अलग कर लगाएगी। इसके लिए क्या है, वित्त आयोग का प्रावधान है जो हर 5 साल में राज्यों को वित्तीय सहायता का बंटवारा तय करता है। यानी जो टैक्स कलेक्शन होता है ना, उसका बंटवारा साल में किसके बाद कितना जाएगा, वो सब कौन करता है, वित्त आयोग करता है। और यहाँ पर जो है केंद्र के पास अधिक कर लगाने का अधिकार होता है, इसलिए वह वित्तीय रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। अब बात करते हैं कि आपातकालीन स्थितियों में क्या होगा। जब देश में आपातकाल लागू होता है, यानी कि इमरजेंसी लागू होगी, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, तब केंद्र सरकार को विशेष अधिकार मिलते हैं और राज्य सरकारों की शक्तियां जो है सीमित हो जाती है। इस स्थिति में केंद्र पूरे देश में नियंत्रण रख सकता है। यानी कि अगर इमरजेंसी लगती है या फिर राष्ट्रीय शासन लगता है तो यहाँ पर केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार आ जाते हैं और राज्य सरकारों की शक्तियां हैं वो सीमित हो जाती है, और जो केंद्र है पूरे देश पर नियंत्रण रख सकता है। इसके बाद केंद्र का प्रभुत्व, तो हालांकि संविधान भारत को संघीय प्रणाली वाला देश घोषित करता है, लेकिन यह संघात्मकता केंद्रीय प्रवृत्ति वाली है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। उदाहरण के लिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। यानी कि हर स्टेट में क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह हो। जैसा कि दिल्ली सरकार और जो दिल्ली सरकार के जो राज्यपाल थे, इनके बीच टकराव चलता रहता था, क्योंकि जो राज्यपाल थे वो किसकी तरफ थे, भाजपा की सरकार, मतलब कि नरेंद्र मोदी की तरफ, क्योंकि वो केंद्र सरकार के लिए जवाबदेही है। तो यहाँ पर जो दिल्ली सरकार जो कानून पास करती थी वो राज्यपाल उसमें जो है सिग्नेचर करने में प्रॉब्लम करते थे। तो ये जो है इनके राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव होता रहता है, अगर दोनों पार्टियां अलग अलग हैं तब। अगर दोनों पार्टियां एक हैं तो उनमें कोई टकराव होगा नहीं। इसके बाद है विवाद और समाधान। केंद्र और राज्य के बीच कई बार अधिकारों को लेकर विवाद होता है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय देता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नीति आयोग और अंतरराज्यीय परिषद जैसे संस्थान बनाए गए हैं। अगर दोनों में टकराव होता है तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देता है, और इसके अलावा अगर केंद्र राज्य के बीच कोई समन्वय बनाने के लिए क्या है, नीति आयोग का गठन किया गया है और अंतरराज्यीय परिषद जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में सत्ता का बंटवारा संविधान द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है। यह व्यवस्था केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती है, लेकिन राज्यों को भी पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि समय समय पर राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखने की जरूरत महसूस होती है, ताकि भारतीय संघीय व्यवस्था और अधिक संतुलित और प्रभावी बन सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि केंद्र और राज्य के बीच जो है भारत में सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, संविधान में प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय बंटवारा कैसे होता है वो वित्त आयोग निर्धारित करता है। आपातकाल स्थितियों में क्या होता है, केंद्र के पास सारी शक्तियां चली जाती है और यहाँ पर जो केंद्र का प्रभुत्व देखने को मिलता है। इसके बाद विवाद और समाधान होते हैं, तो कहां पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और समन्वय के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतरराज्यीय परिषद जैसे संस्थानों को भी बनाया गया है। इसके बाद हमने निष्कर्ष देख लिया। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आया है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए अभी कहा गया राज्यपाल वाला जो मैटर था ना, इसे मान लीजिए जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार, अभी तो मान ली भाजपा की सरकार है, जब उनकी थी केजरीवाल जी की सरकार थी, तो यहाँ पर जो राज्यपाल थे ना, जो राज्यपाल वहां के थे वो किसके थे, क्योंकि राज्यपाल जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और जो राज्यपाल किसके प्रति जवाबदेही होता है, केंद्र सरकार के प्रति। किसके होता है, केंद्र सरकार के प्रति। तो यहां पर केजरीवाल जी कोई कानून पास करते थे या फिर कोई जो है संशोधन या कोई विधेयक पास करते थे,
तो यहाँ पर जो है राज्यपाल साइन करने से, यानी कि राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो उसको रोक सकता है, तो वहां पर रोक देते थे। इसलिए तो दिल्ली सरकार और जो राज्यपाल के बीच हमेशा दिल्ली में टकराव बना रहा है। तो यहाँ पर जो राज्यपाल के कारण ही यहाँ पर जो है केंद्र का प्रभुत्व देखने को मिलता है। इसके बाद है भारत में जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण की चर्चा कीजिए, यानी कि भारत में जनजातियां जो है कौन कौन से क्षेत्र में वितरित है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं। इन्हीं विविधताओं में जनजातियां एक प्रमुख हिस्सा हैं। जनजातियां विशेष रूप से पहाड़ी, वनवासी और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं। भारत सरकार ने संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मर्यादा जो है मान्यता दी है, यानी कि इन्हें संविधान में क्या कहा गया, अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में लगभग 700 से अधिक जनजातियां हैं जो कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा बनाती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ये जनजातियां पूरे देश में फैली हुई हैं, लेकिन इनका वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में जनजातियां संख्या बहुत अधिक है, जबकि कुछ स्थानों पर बहुत कम है। तो उत्तर पूर्वी भारत, यह क्षेत्र जनजातीय जनसंख्या का गढ़ माना जाता है, जहां जनजातियां न केवल अधिक संख्या में है बल्कि कई राज्यों में वे बहुसंख्यक हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में जनजातियों की संख्या कितनी है, 60 से 90% तक है। प्रमुख जनजातियां जैसे नागा, मिजो, गारो, खासी, अबतानी, भूटिया आदि हैं। ये जनजातियां जो है स्वतंत्र संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों को मानती हैं। इसके बाद मध्य भारत में जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तो यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में बड़ी संख्या में जनजातियां रहती हैं। उड़ीसा में भी 60 से अधिक जो जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं। प्रमुख जनजाति यहाँ पे है गोंड, संथाल, भील, मुंडा, उरांव, हो और खड़िया। ये जनजातियां वन आधारित जीवन, कृषि और पारंपरिक शिकार पर निर्भर रहती है। यानी कि देखो, मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है, और उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में पाई जाती है। अब बात करते हैं पश्चिम भारत में, तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। यहाँ भी कई जनजातियां निवास करती, विशेषकर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में। राजस्थान में मीणा, भील, ग्रासिया प्रमुख हैं। गुजरात में डांग, भील, राठवा आदि हैं। महाराष्ट्र में है वारली, गोंड, कोलाम, कोरकू जैसे समुदाय हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जो है, इन राज्यों में दक्षिण भारत में जो है जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की जनजातियां अपेक्षाकृत छोटी संख्या में है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। प्रमुख जनजातियां चेचू तेलंगाना में, कोया आंध्र प्रदेश में, टोडा एरुला तमिलनाडु में और कुरुचिया केरल में। आंध्र और तेलंगाना में आदिवासी जनसंख्या पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसके बाद हिमालय क्षेत्र में देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ की जनजातियां अधिकतर पहाड़ी जीवन शैली अपनाए हुए हैं। जैसे लद्दाख में बौद्ध जनजातियां, लद्दाखी बाल्ती, जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल, उत्तराखंड में जौनसारी और भोटिया, हिमाचल प्रदेश में किन्नौरी और लाहौली जनजातियां निवास करती हैं। इसके बाद बात करें द्वीपीय क्षेत्र में, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, तो इन क्षेत्रों में कुछ विशेष और बहुत ही अलग जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे अंडमान में जारवा, ओंगे, सोपेन और सेंटिनली जनजातियां हैं। लक्षद्वीप में मुख्यतः मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन कुछ आदिवासी समूह भी हैं। इसके बाद ये जनजातियां आधुनिक जीवन से दूर, अलग थलग रहती हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इनमें सब में क्या होती है, प्रमुख जनजातियां नागा, मिजो, गारो, खासी, अबतानी, भूटिया पाई जाती हैं। मध्य भारत में आ जाएं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती हैं। ये जनजातियां हैं गोंड, संथाल, भील, मुंडा, उरांव, खड़िया आदि। पश्चिम भारत की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में। अगर हम लोग हिमालय क्षेत्र की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इनमें भी जो है लद्दाख में पाई जाती हैं लद्दाखी बाल्ती, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, उत्तराखंड में जौनसारी, भोटिया और हिमाचल में किन्नौरी और लाहौली जनजातियां निवास करती हैं। अगर बात करें द्वीपीय क्षेत्र में, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में, तो अंडमान में जारवा, ओंगे, सोपेन, सेंटिनली जनजातियां पाई जाती हैं। लक्षद्वीप मुख्यतः मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन कुछ आदिवासी समूह भी हैं। ये जनजातियां आधुनिक जीवन से दूर, अलग थलग रहती हैं। देखिए, जनजातियां जो है सामान्य हम लोगों से जीवन से अलग होती हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है प्रकृति से अपना ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। क्या करते हैं, इनका जो है प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव होता है। हम लोगों का प्रकृति से कम जुड़ाव होता है।
इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में जनजातियों का क्षेत्र वितरण बहुत ही विविध और विशिष्ट है। ये जनजातियां देश की सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके संरक्षण, विकास और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए विशेष योजनाएं और अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। जनजातियों का जीवन प्रकृति के साथ तालमेल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भारत में जनजातियां कहाँ कहाँ निवास करती, उत्तर पूर्वी भारत में कहाँ पर, मध्य भारत में कहाँ पर, पश्चिम भारत में कहाँ पर, दक्षिण भारत में कहाँ पर, हिमालयी क्षेत्र में कहाँ पर और द्वीपीय क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में होने वाले द्वंद्व मतलब कि कन्फ्लिक्ट का विश्लेषण कीजिए। तो भारत की संघीय व्यवस्था देश को एक मजबूत और एकीकृत बनाती है, लेकिन इसमें केंद्र और राज्यों के बीच कई बार जो है द्वंद्व भी होते रहते हैं। ये द्वंद्व सत्ता के बंटवारे, वित्तीय संसाधनों, भाषा, संस्कृति, नीति निर्माण जैसे विषयों पर होते हैं। भारत का संविधान संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न नियम और उपाय देता है, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं। जैसे सत्ता के बंटवारे को लेकर द्वंद्व, संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकारों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कभी कभी राज्यों को लगता है केंद्र ने उनके अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस क्षेत्र जो मूलतः राज्यों के हैं, उस पर केंद्र की नीतियां लागू होने से राज्य असंतुष्ट हो जाते हैं। इससे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पैदा होता है। इसके बाद वित्तीय संसाधनों का विवाद। तो भारत की संघीय व्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा भी एक बड़ा द्वंद्व क्षेत्र है। केंद्र के पास अधिक वित्तीय ताकत है, क्योंकि अधिक कराधान केंद्र द्वारा किया जाता है। राज्यों को केंद्र से वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कई बार उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार संसाधन नहीं मिल पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए राज्य में क्या है, राज्य में जो मान लीजिए कि कांग्रेस की पार्टी है और केंद्र में क्या है, बीजेपी है। ठीक है, तो ये बीजेपी पार्टी क्या, केंद्र सरकार क्या करेगी, इसको जो है इस राज्य को अनुदान ही नहीं देगी, क्योंकि वो उनकी अलग पार्टी है। तो यहाँ पर भी द्वंद्व देखने को मिलता है। इसके बाद वित्त आयोग के निर्णयों को लेकर भी राज्यों और केंद्रों के बीच मतभेद होते रहते हैं। इसके बाद है भाषा और संस्कृति को लेकर विवाद। तो भारत की विविधता में भाषा और संस्कृति का बड़ा योगदान है। कुछ राज्यों में अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की मांग होती है, जबकि केंद्र कई बार राष्ट्रीय भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता पर जोर देता है। जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था, क्योंकि वहां के लोगों ने हिंदी को राज्य भाषा का बनाने का विरोध किया था। इस तरह की भाषा और सांस्कृतिक असहमति केंद्र और राज्यों के बीच द्वंद्व को जन्म देती है। यानी केंद्र चाहती है कि जो हिंदी को राज्य भाषा बनाया जाए, लेकिन तमिलनाडु राज्य चाहता है कि ये जो है अगर हिंदी बनेगी तो यहाँ पर जो हमारी जो लैंग्वेज, हमारी भाषा है, उसका अपमान होगा। इसके बाद राज्यपाल की भूमिका पर विवाद। संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की नीतियों का पालन करना होता है। यानी केंद्र सरकार जो कहेगी वही राज्यपाल करेंगे। कई बार राज्यपाल का पद राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन जाता है। जब राज्य में किसी दल की सरकार बनती है और वह विपक्ष में होता है, तब राज्यपाल के फैसलों को लेकर विवाद में होता है। वही जो इस समय दिल्ली में पहले हो रहा था। अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई, अब ऐसा कुछ नहीं है। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और बीजेपी की, तब इसमें जो है यही द्वंद्व देखने को मिलता था। इसके बाद इससे राज्य की स्वायत्तता और लोकतंत्र को चोट पहुंचती है। आपातकाल स्थिति में विवाद। जब देश में आपातकाल घोषित होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तब केंद्र सरकार के पास राज्यों की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। ऐसे समय में कई राज्यों को लगता है कि उनकी स्वायत्तता खतरे में है। यह द्वंद्व भारत के संघीय चरित्र के लिए चुनौती बन जाता है। इसके बाद नीति निर्माण और कार्यान्वयन में द्वंद्व। केंद्र की नीतियां जब राज्यों को अनुकूल ना लगे तो वे उनका विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए किसानों के नए कानून को लेकर कई राज्यों ने विरोध किया। इस नीति निर्माण और उसका कार्यान्वयन प्रभावित होता है। यानी कि जब राज्य ही उसका विरोध करेगा तो राज्य क्यों उस जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है वो उसका क्यों क्रियान्वयन करेगा, क्योंकि जब उसका विरोधी कर रहा है तो उसका क्रियान्वयन भी वहां से प्रभावित होता है। यानी कि मान लीजिए केंद्र ने कोई कानून बनाया, ठीक है, अब उसने कहा राज्य से कि आप इस कानून को अपने राज्य में लागू करिए। अब केंद्र इस कानून का विरोध कर रहा है तो राज्य क्यों उसका जो है कानून को अपने जो है राज्य में बांटेगा? नहीं बांटेगा, क्योंकि वो उसका खुद विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसका कार्यान्वयन है वो भी प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब है कि उसमें जो है विरोध यानी कि जो है रुकावट आती है कार्यान्वयन में। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत की संघीय व्यवस्था में द्वंद्व होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ शक्तियां और अधिकार दोनों स्तरों
पर केंद्र और राज्य पर विभाजित है। ये द्वंद्व कभी कभी गंभीर होते हैं, लेकिन संविधान और न्यायपालिका इनका समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के लिए आवश्यक है केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग की भावना बनाए रखें, ताकि देश की एकता और विकास दोनों सुनिश्चित हो सके। द्वंद्वों को समझदारी और संवेदनशीलता से सुलझाना ही मजबूत संहिता की पहचान है। यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? भारत की संघीय व्यवस्था में होने वाले द्वंद्वों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर देख लिए किसके किसके कारण में विवाद होता है। तो ये सभी आप लोग अपने जो है एग्जाम में आए तो आप लोग पेपर में लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।